तेरी। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल प्रस्तावना के बारे में बात की और हमने प्रस्तावना को अच्छे से सुना, समझा और डिस्कशन किया। उसी प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, कुछ मैं बनाऊंगा, साथ ही वहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक मिनट रुकेंगे आप सभी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूँ आपसे। भाई वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कुछ भाई लोग थोड़ा कम जोर लगा रहे हैं थोड़ा सा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाइए इसमें, ताकि मैं आपके साथ लाइव आ सकूं और आपकी बातें सुन सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेन कहाँ है? पेन, ओहो मास्टर यहाँ पढ़ा रहा हो, पेन भूल गए। चलो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ डेटें लिखी हैं। तो देखिए 13 नवंबर, ये डेट गलत है। 1946 तो सही है, लेकिन ये महीना गलत है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 13 दिसंबर 1946, और इसके बाद में 13 अक्टूबर, यहाँ मंथ गलत है, और यहाँ क्या दिया है 19 दिसंबर। तो प्यारे बच्चों 13 दिसंबर 1946। बोलो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना के लिए कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए पहली वाली डेट क्यों गलत है, क्योंकि इसमें मंथ गलत है। डेट सही है, सन सही है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी मंथ गलत है, और यहाँ पे डेट गलत है, और यहाँ पे ईयर भी गलत है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगला समझने की कोशिश करेंगे, प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए अगर ये बात पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, तो आंसर लगाएंगे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपसे पूछेगा कि भाई प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका। और यदि ये पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, जैसा कि मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इतना क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर आपसे ये पूछे कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है प्यारे बच्चों, तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है, ठीक है, या प्रस्तावना का विचार लिया गया है। और आपसे ये पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। पंडित जवाहर, हाँ ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में कौन लेकर आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है सत्ता का स्रोत क्या है, ये चीज मैं बता चुका हूं। वो हमें क्या बताती है? सत्ता का स्रोत क्या है। वो हमें बताती है सत्ता का स्वरूप क्या है, यानी सत्ता का रूप कैसा होगा, किस प्रकार की सत्ता होगी। वो हमें क्या बताती है? सत्ता का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी सत्ता का स्वरूप क्या होगा। सत्ता का स्वरूप होगा कि
भारत जो राज्य है वो कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। ठीक है, स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत जनता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। ठीक है, यानी कि लोक प्रभुता है, ये सत्ता का स्रोत है। लेकिन सत्ता का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, सत्ता का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, उन्हें स्वतंत्रता मिले, उनमें एकता और बंधुता पैदा हो, यानी एकत्र होने की भावना हो, राष्ट्र के प्रति एकता हो। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, उद्देश्य है, यानी कि जनता जो राज्य है वो अपने नागरिकों के लिए इस प्रकार के काम करेगा। तो देखिए, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। भाई समानता कितने प्रकार की थी प्रस्तावना में, 2 प्रकार की। ठीक है, एक तो प्रतिष्ठा की और एक तो अवसर की। लेकिन विचार की क्या थी, स्वतंत्रता। क्या थी प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता। तो विचार की समानता नहीं थी, विचार की समानता नहीं थी प्यारे बच्चों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना की स्वतंत्रता थी वहां पे। लेकिन ये क्या कह रहा है, विचार की समानता। तो क्वेश्चन कैसा, ये पॉइंट कैसा हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। अब देख लो भाई कहां पे 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बोलो क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ, एक बार दोबारा समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं और फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो एक बात बताओ, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमारी प्रस्तावना में लिखी है, लेकिन विचार की क्या है, स्वतंत्रता है, विचार की समानता नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे विचार मेरे से मिल जाएंगे, नहीं ना, या किसी अन्य व्यक्ति के विचार किसी से मिल जाएंगे, या उनमें समानता पैदा करना राज्य का काम है कि ना भाई तू ऐसा ना सोच, तू ऐसा सोच, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो प्यारे बच्चों, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन प्यारे बच्चों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। हमें अवसर देना राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दे। तो प्यारे बच्चों, जहां तक ये समझ में आ गया होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, सत्ता का उद्देश्य क्या है, न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता बनाए रखना, यह सत्ता का उद्देश्य है। तो एक बात बताइए, इस उद्देश्य के अंदर मैंने आपको बताया था न्याय, यानी न्याय का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, न्याय का मतलब यह है समाज में किसी व्यक्ति को उसका उचित अधिकार मिले। ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा न की जाए, तो उसे क्या कहेंगे, न्याय कहेंगे। अब न्याय किस प्रकार का था, किसी व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलेगा, किसी व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिलेगा, किसी व्यक्ति को राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी समाज के आधार पर वो न्याय का पात्र है, आर्थिक स्थिति के आधार पर वो न्याय का पात्र है, राजनीतिक विचारों के आधार पर, राजनीतिक अभिव्यक्ति के आधार पर वो क्या है, न्याय का पात्र है। लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी को न्याय दे दोगे आप, नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई प्यारे बच्चों। देख लो 1 2 4 कौन सा सही है, 1 2 4, ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। बोलो समझ में आ रही है बात, मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में आ रहा होगा जहां तक मेरा विचार है। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, दोबारा रिपीट कर दें प्यारे बच्चों, दोबारा मेरे साथ साथ बोला करो आप, ठीक है, मेरे साथ साथ बोला करो। मैं बोल रहा हूं कि भारतीय संविधान में, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार का न्याय है। तो उसमें सामाजिक न्याय है प्यारे बच्चों, आर्थिक न्याय है प्यारे बच्चों, राजनीतिक न्याय है, और ये हमारा 1 2 और 4 यहां पे दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट है। मनोवैज्ञानिक न्याय भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं अगला वाला पॉइंट। ये हमसे ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेंगे। चलिए सर, प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या है। अभी मैंने क्या बताया, सत्ता का स्रोत है सर लोक प्रभुता, लोक प्रभुता। ये लोक प्रभुता क्या है, सत्ता का स्रोत है।
मैंने ये बात आपको कैसे बताई थी? लोक प्रभुता मतलब जनता, है ना। और ये लोक प्रभुता शब्द किसने दिया था? रूसो ने। ये बात आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि लोक प्रभुता शब्द किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। और रूसो ने कहा था कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। क्या कहा था रूसो ने? जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। आपसे पूछा जा सकता है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो रूसो के द्वारा दिया गया है। देखिए एसएससी में क्वेश्चन आया था कि रूसो किस देश से संबंधित है? तो रूसो फ्रांस से संबंधित है। भाई याद रखना इस बात को। मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं इस बात का थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन ही समझा देता हूं कि इसी वजह से मैंने स्रोत लिखा था कि मैं सारी चीजों का डिस्कशन कर सकूं। तो लोक प्रभुता का मतलब है जनता, और लोक प्रभुता शब्द दिया है रूसो ने। और केवल ये बात पूछी गई है कि रूसो किस देश से यानी कहां से संबंधित है? तो रूसो फ्रांस से संबंधित है प्यारे बच्चों। रूसो फ्रांस से संबंधित है। रूसो फ्रांस से संबंधित है। और रूसो का कथन है जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। अच्छा सर, तो अब बताइए सत्ता का स्रोत क्या है? लोक प्रभुता। न्याय नहीं है। न्याय क्या है? न्याय क्या है प्यारे बच्चों? न्याय उद्देश्य है। स्वतंत्रता क्या है? उद्देश्य है। एकता क्या है? उद्देश्य है। और मैं कहूं समाजवादी क्या है या फिर पंथ निरपेक्ष क्या है? तो वो स्वरूप है। ये बात क्लियर हो गई जहां तक विचार है। आइए प्यारे बच्चों, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। सबसे पहली बात यही पूछी जाएगी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो प्यारे बच्चों कब हुआ? 1976 में। अब कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक बात और पूछी जाएगी कि प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए? सर केवल एक संशोधन हुआ है। केवल कितने संशोधन हुए? केवल एक संशोधन हुआ है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कब हुआ है? 1976 में। कौन सा बच्चों? 42वां। इतने सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? यहां नहीं शब्द पे ध्यान देना। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? मैंने क्या बोला? कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो देखिए समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, लेकिन प्रभुत्व संपन्न क्या था? पहले से था कि नहीं? तो ये बात क्लियर हो गई। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक बात और पूछी जा सकती है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? तो प्यारे बच्चों 4 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? 4 शब्द जोड़े गए। दोबारा समझना क्वेश्चन। देखिए कई सारे एग्जाम हैं और एक एग्जाम है आपका यूपीपीसीएस 2017। आप एग्जाम देखना, उसमें पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इस बात को थोड़ा गौर से समझेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो वहां पे 3 ऑप्शन नहीं है तो 4 है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या जोड़ा गया? समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और एक शब्द जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया? और अखंडता। तो कितने शब्द हो गए प्यारे बच्चों? 4 शब्द हो गए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस बात का हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात और समझिएगा कि ऑथेंटिकता में मैं आपको बता दूं प्रमाणित तरीके से, यदि 3 और 4 ऑप्शन में दिया हो तो आप ऑप्शन 4 लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन में 4 ना दिया हो तो आप 3 लगाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आइए डिस्कशन करते हैं। दोबारा समझ लेना इस बात को कि सर 4 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और भी एक शब्द है ना। और देखो कई बार अब बच्चे मेरे से मतलब कुछ कंडीशन होती है कि सर इतने वर्डों में किसी क्वेश्चन को लिखना है, किसी भी तरीके से हमें लिखना है तो क्या के गिना जाता है? भाई के भी गिना जाता है तो और क्यों नहीं गिना जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं? चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता नहीं है? अच्छा सर, प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है? 5 प्रकार की। 1 मिनट,
5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, एक बार लास्ट में डिस्कशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, धन्यवाद। हाँ, दोबारा समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। ठीक है, अब एक बात बताइए कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है सर। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है सर। विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है सर। लेकिन अखंडता और एकता की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये स्वतंत्रता नहीं है प्यारे बच्चों। धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता है प्रस्तावना के अनुसार। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। अच्छा प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार अलग अलग एग्जाम में कम से कम 20-25 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि चीज़ों को समझने का तरीका अलग है। भारतीय संविधान के मतलब 26 जनवरी 1950, समझना ध्यान से, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, डेट समझेंगे। तो ये 26 जनवरी 1950 यानी कि 1976 से पहले की बातें प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। यानी 1976 से पहले की बातें। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि कहां है, देखो ये संविधान संशोधन हुआ तो ये 1976 के बाद हुआ। इसमें बस इतना सा याद रखो कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। आ जाओ डिस्कशन कर लेते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, कौन सा था वो? ये रहा। हाँ देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। देखो यहां पे समाजवादी नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखो। इसमें बहुत बड़ा है, इतना कहां तक पढ़ोगे। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना सा भी नहीं है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, क्या शब्द आया? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है सर। दोबारा समझाते हैं क्वेश्चन को, आइएगा। देखो मैं दोबारा उसी पे लेके चलता हूं। क्या कह रहा है? केवल 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर ये आपको किसी ऑप्शन में मिलते हैं तो तुरंत हटा देना है, क्योंकि ये संविधान संशोधन हुआ था तो 1950 के बाद हुआ था प्यारे बच्चों। तो 1950 के बाद हुआ था, तो ये शब्द नहीं मिलने चाहिए। तभी तो वो कह रहा है क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है हमसे? वो ये कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है, तो वहां पे पंथ निरपेक्षता नहीं था, समाजवादी नहीं था, तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब ऑप्शन हट गए। और इतना छोटा सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। बोलो समझ में आई बात? क्लियर हुआ? मुझे लग रहा है ज्यादा घुल गया, एकदम क्लियर हुआ ना? एक बार दोबारा समझते हैं प्यारे विद्यार्थी, एक बार दोबारा समझते हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे अनुसार अगर हम बात करें तो ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था प्यारे बच्चों। जब ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो इसका मतलब जो 3 शब्द यानी 4 शब्द बाद में जोड़े गए हैं उनका इसमें जिक्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब उनका जिक्र इसमें नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब बताओ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था पहले से, लोकतांत्रिक था पहले से, गणराज्य भी था,
लेकिन पंथ निरपेक्षता जोड़ा ये नहीं हो सकता, समाजवादी जोड़ा ये नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्षता जोड़ा ये नहीं हो सकता, और लोकतांत्रिक गणराज्य से पहले वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। यहां तक मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होंगी। हम एक और बात समझते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत। इस बात पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा, दोबारा से उस बात को समझना। क्या कह रहे हैं? मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया? प्यारे बच्चों, एक केस हुआ केशवानंद भारती केस। सबसे पहली बात, एक केस आया बेरुवाड़ी केस 1960 सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, और जब संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। जब संशोधन नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब इसके अनुसार यह बोल दिया नो, ना तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, ना ही उसमें संशोधन किया जा सकता है प्यारे बच्चों। अब बात आई आगे, फिर आया केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973। इसके अनुसार यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। और प्यारे बच्चों, इसी केस के अनुसार भारत में एक संविधान संशोधन हुआ जिसके अनुसार समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए, जो हुआ 1976 में। यह बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है ना? बहुत सब अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना को एक बार दोबारा रिपीट कर दें। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए बेरुवाड़ी केस आया, तो बेरुवाड़ी केस में हमसे यह कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, तो उस वजह से उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन जब एक और केस आया केशवानंद भारती केस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना ही यह निर्णय देती है कि भविष्य का भारत यानी भावी भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत कैसा होगा, इस बात को कौन समझाता है? प्रस्तावना समझाती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? चलो, प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री किसके द्वारा कहा गया है? तो एक बात बताओ, प्रस्तावना को जन्मपत्री किसके द्वारा कहा गया है? तो के.एम. मुंशी के अनुसार, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्मपत्री कहा है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव के अनुसार, ठाकुर दास भार्गव के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है आपकी समझ में बातें आई होंगी और मैंने जितना डिस्कशन किया है वो काफ़ी है और मैंने डिटेल में समझाया है। 10 प्रश्न थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। मैं लगभग 15 प्रश्न की एक कक्षा और लाऊंगा, जिसके बाद हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से प्रस्तावना का डिस्कशन कर चुके होंगे और वो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा अच्छे लेवल के होंगे, टफ लेवल के होंगे, लैंग्वेज के अच्छे सारे क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हम प्यार से डिस्कशन कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, अगर एक बार डिस्कशन करोगे और अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम में जितना मैं बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। बस आप पढ़िएगा अच्छे से और मेहनत करिएगा। अगली क्लास में क्वेश्चन संवैधानिक विकास के भी होंगे और प्रस्तावना के भी होंगे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। और आपको दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं यह आशा और उम्मीद करता हूं कि आप
जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुँचें और अपने माँ पापा का ध्यान रखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए प्यारे विद्यार्थियों उस मुकाम तक पहुँचिएगा जहाँ तक तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि देखो ऐसा कहते हैं, लोगों ने कहा है और मैं तो कही हुई बातें ही बता सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पार करके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया प्यारे बच्चों, अब है दम तो उसे पार करके दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे दम है तो इसे पार करके दिखा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भविष्य की ओर सोचते हुए अगली दीपावली आप ये सोच करके तैयारी और प्रतिष्ठा करके यह निर्णय लीजिए कि आगे आने वाली अगली दीपावली पे आप एक अच्छी पोस्ट पे होंगे और मेरे से मिलने आएंगे। धन्यवाद क्लास।